अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेट्रिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10 के वेव्स एंड साउंड के चैप्टर को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी चैप्टर के अंदर वेव बिहेवियर्स को कुछ डिस्कस करेंगे। ख्याल रहे स्टूडेंट, ये जो वेव बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये इन्हीं वेव बिहेवियर को आप आगे अपने चैप्टर्स के अंदर जाके साउंड के अंदर भी पढ़ेंगे। इन्हीं वेव बिहेवियर्स को आप आगे जाके जो है लाइट के अंदर भी डिस्कस कर रहे होंगे। वेव बिहेवियर को मकसद यहाँ पे बताने का ये है कि यही सेम वेव बिहेवियर्स कॉपी हो रहे हैं, बिल्कुल सेम आपने जो है इसको दोबारा आपने जो है अप्लाई करना है फॉर द कंडीशन ऑफ साउंड और फॉर द कंडीशन ऑफ लाइट। बिकॉज साउंड और लाइट दोनों एज अ वेव बिहेवियर जब दे रहे हैं, यानी कि साउंड जब एज अ वेव के फॉर्म में फंक्शन कर रही है तो उस टाइम आपके किस तरह से बिहेव करेगा, लाइट वेव के फॉर्म में जो बिहेव कर रही है उसका जो है क्या फंक्शन, क्या किस तरह का बिहेवियर्स होंगे, उसकी आपके पास कंडीशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले बात कर रहे हैं फर्स्ट यहाँ पे बिहेवियर है, दैट इज रिफ्लेक्शन। वेव का एक फेनोमेना है रिफ्लेक्शन। इसी तरह से नेक्स्ट फेनोमेना आप डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस, एंड नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे दैट इज स्टैंडिंग वेव्स क्या हो सकती हैं, ठीक है। और यही कुछ आपके पास बिहेवियर्स को हम यहाँ पे जो इस पूरे टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए इटसेल्फ के सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन एक ऐसा फेनोमेना है कि जिसके अंदर एक वेव जो कि किसी एक मीडियम में ट्रैवल कर रही है, चाहे वो साउंड हो या लाइट हो, उस वेव को वो वेव आके टकराए किसी सरफेस के ऊपर और सरफेस में टकराने के बाद बाउंस बैक हो उसी मीडियम में। वो वेव जो किसी भी सरफेस पे आके स्ट्राइक कर रही है, जो आके टकरा रही है, उसे हम नाम देते हैं दैट इज बीन नेम्ड एज इंसिडेंट वेव। जिस तरह हमने यहाँ पे एक स्केच की फॉर्म में शो किया हुआ है कि वो वेव जो आके स्ट्राइक कर रही है किसी सरफेस के ऊपर, उसको हम नाम देते हैं इंसिडेंट वेव। और वो वेव जो कि टकरा के वापस पलट रही है, यानी कि बाउंस बैक हो रही है ऑन द सेम मीडियम, उसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। यहां पे मैं कंडीशन ले रहा हूं एक लाइट की कंडीशन के लिए कि लाइट की रे है, वो आके स्ट्राइक कर रही है और वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। सो जिस पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्शन, यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर बाउंस बैक का इफेक्ट हो रहा है, उस पॉइंट के ऊपर टू द नॉर्मल उस मीडियम के सरफेस के लिहाज से एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। नॉर्मल का मतलब मीडियम के सरफेस के ऊपर जहां पे बाउंसिंग इफेक्ट हो रहा है, उस पॉइंट के ऊपर एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे आप। उस 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो इंसिडेंट साइड है और जो रिफ्लेक्टेड साइड है, इन दोनों का एंगल्स हमेशा सेम होता है। ये बेसिक फेनोमेना है, ये बेसिक आपके पास जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है, जो कि आप लोग जो है लाइट के चैप्टर्स के अंदर जाके इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल हम यहाँ पे सबसे पहले फेनोमेना को डिस्कस कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। कि जब भी कोई वेव किसी सरफेस से टकराए और टकरा के उसी मीडियम में बाउंस बैक हो रही है, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज बीन नेम्ड एज रिफ्लेक्शन। जबकि नेक्स्ट फेनोमेना की हम बात करें इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, याद रहे टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी जो हमने बेसिक इनिशियल जो कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं, सेम वही रखने की कंडीशन कि जब सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव्स आपस में कंबाइन हो रही हैं। ख्याल रहे स्टूडेंट, दो डिफरेंट वेव्स हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। याद रहे सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करना लाजमी है। और जब ये दोनों वेव्स आपस में कंबाइन हो रही हैं, तो कंबाइन होते हुए उन दोनों वेव्स के जो रिजल्टेंट इफेक्ट है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, या पूरे प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं कि जब दो वेव्स आपस में कंबाइन हो रही हैं तो कंबाइन होते हुए एक नई वेव बनाती है, जिसे हम रिजल्टेंट वेव कह रहे होते हैं। इस प्रोसेस को नाम दिया जा रहा है, दिस कंडीशन इज नेम्ड एज इंटरफेरेंस। ख्याल रहे स्टूडेंट, बहुत कॉमनली आपने आगे जाके क्लासेस के अंदर, आगे चैप्टर्स के अंदर इस इंटरफेरेंस के लिए, यानी कि जब इंटरफेरेंस का प्रोसेस हो रहा है, वो पॉइंट जब दो वेव्स आपस में कंबाइन हो रही हैं, इसको एक वर्ड बहुत कॉमनली कहा जाता है सुपरपोजिशन, और वेव्स का आपस में सुपर इम्पोज होना, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग के साथ इजी वर्ड यूज कर रहे हैं कि दो वेव्स आपस में कंबाइन हो रही हैं। कंबाइन होते हुए इन दोनों वेव्स की दो आपके पास तरह की इंटरफेरेंस जो है करेंगी। एक कहलाएगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक कहलाएगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद रहे बेसिक फेनोमेना ये है कि जब दो वेव्स कंबाइन हो रही हैं तो एक रिजल्टेंट नई वेव बनेगी, और उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या नाम दे रहे हैं, इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दो हमने बेसिक जो है टाइप्स बना दी। अब पहला आपके पास टाइप क्या है, ऐसी वेव जिसमें हम यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में अगर देखें, अगर आप स्केच की फॉर्म में जरा चेक करें, ब्लू और रेड ब्लैक में मैं शो कर रहा हूँ, ये मैं दो वेव्स कंसिडर कर रहा हूँ कि दोनों जो है सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए दोनों वेव जब ट्रैवल कर रही हैं तो ट्रैवल करते हुए इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और आपस में ओवरलैप कर रही हैं। ओवरलैप होने का मतलब यह है कि क्रस्ट पे क्रस्ट ओवरलैप कर रहा है,
ट्रफ पे ट्रफ ओवरलैप कर रहा है, यानी कि ट्रफ जो है वो ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है और क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है, जिसकी वजह से दोनों आपके पास पॉजिटिव आपके पास हाइट्स जो है वो आपस में कंबाइन होंगी, रिजल्टेंट इफेक्ट बढ़ जाएगा। जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी आपको ज्यादा ग्रेटर एम्पलीट्यूड की मिल रही होगी, जिसके आपके पास जो है ज्यादा आपके पास इंटेंसिटी हो जाएगी। सही है, इस तरह की जो नई वेव आपको मिल रही होगी ये प्रोसेस कहला रहा है, दिस इज बी नेम्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आपके पास टाइप क्या कहला रही है, दिस इज बी नेम्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, तरह की इंटरफेरेंस या ऐसा आपके पास जो है दो वेव से कंबाइन होना जिसमें क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है, यानी कि एक वेव का क्रस्ट जिस तरह यहाँ पे ब्लू में शो कर रहे हैं, इसका क्रस्ट जो है ओवरलैप कर रहा है ब्लैक में जो वेव है इसके ट्रफ के साथ, और इसी तरह से थ्रू आउट आपके पास दोनों वेव्स आपस में ओवरलैप कर रही है कि क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, और दोनों वेव्स का पॉजिटिव साइकिल सब क्रस्ट कह रहे हैं वो ओवरलैप कर रहा है दूसरी वेव की नेगेटिव साइकिल से। अब जो रिजल्टेंट इफेक्ट है उस पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट की वजह से रिजल्टेंट आपकी जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरह की जो आपके पास वेव है उसमें ये भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर एग्जैक्टली सेम क्रस्ट और ट्रफ की आपके पास जो हाइट है तो रिजल्टेंट वेव मुकम्मल तौर पर खत्म भी हो सकती है। सो ये जो आपके पास कंडीशन है दिस इज बी नेम्ड एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंडिंग वेव्स की। स्टैंडिंग वेव की अगर बात किया जाए या स्टेशनरी वेव की बात की जाए तो ऐसी आपके पास दो वेव्स जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड है और ये दोनों वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हों, एक दूसरे के ऊपर ओवर कंबाइन हो या मीट करें एक दूसरे के साथ, इस तरह से कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हुए एक स्टेशनरी बिल्कुल स्टैटिक फॉर्म में आ जाएं। यानी कि इसकी एग्जाम्पल आप किस तरह से ले सकते हैं कि अगर कहा जाए कि रस्सी या किसी स्ट्रिंग को आपने जो है दीवार के दो एंड के साथ बहुत आपने जो है स्ट्रेच करके आपने बांध दिया है, बिल्कुल सेंटर से अगर आप या एक एंड से अगर आप उसे जो है किसी एक पॉइंट से प्लग करें तो जो वेव्स के अंदर प्रोड्यूस होगी वो इस तरह के लूप्स की फॉर्म में बन रही होगी। या अगर इसकी एग्जांपल से देंगे, अगर किसी आपने रस्सी किसी धागे को आपने किसी एक जगह से किसी आपने जो है एक एंड से कनेक्ट किया हुआ है और एक एंड से उसमें बहुत तेजी से आपके पास लूप्स क्रिएट करें इस तरह के सामने वाले सरफेस पर टकराने के बाद वो लूप्स रिफ्लेक्ट बैक भी हो रहे, टकरा के वापस ही पलट रहे हो, तो ये जो दो वेव्स आपस में कंबाइन हो रही होंगी वो इस तरह की स्टैंडिंग वेव्स बना रही होंगी। ठीक है, सो ये बहुत कॉमन एक एग्जांपल है। इस स्टैंडिंग वेव की कंडीशन जो है बहुत कॉमन है साउंड के केसेस के अंदर, इसकी आपने जो है आगे जाके क्लास के अंदर आगे जाके जो है इसको आप बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो फिलहाल हम बात करेंगे स्टैंडिंग वेव। तो ये इस तरह के लूप्स फॉर्मेशन जब भी हो दिस इज बी नेम्ड एज दीज आर बी नेम्ड एज स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। ख्याल रहे स्टूडेंट, इन दोनों आपके पास जब लूप्स बन रहे होते हैं वो पॉइंट जहां पे वेव आपके पास समझने कंबाइन हो रही हैं, यानी कि आपस में मीट कर रही हैं जिस पॉइंट के ऊपर, यानी कि वेव का जो लूप है जहां पे क्लोज हो रहा है उन पॉइंट्स को नाम दिया जाता है नोड्स, यानी कि ये पॉइंट जो है ये नोड्स हैं। और अगर बात किया जाए वो पॉइंट जहां पे लूप आपके पास मैक्सिमम ओपनिंग के ऊपर है, तो मैक्सिमम ओपनिंग का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है दिस इज बीन नेम्ड एज एंटी नोड। ठीक है, और जब भी आप नोड और एंटी नोड के रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो दो कंबाइन जब लूप्स बनते हैं, यानी कि दो लूप्स जब कंबाइन होते हैं तो वो एक वेवलेंथ 1 लैम्डा के बराबर होते हैं। वो इसलिए कि एक वेव का क्रस्ट और ये फिर ट्रफ ये टकरा के वापस पलटा और फिर क्रस्ट और ये ट्रफ बना रहा है। ठीक है, सो ख्याल रहे स्टूडेंट, दो लूप्स की लेंथ लैम्डा के बराबर होती है और एक लूप की लेंथ हमेशा हाफ लैम्डा के बराबर होती है या लैम्डा अपॉन 2 के बराबर कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो आज के इसको टॉपिक में हमने कुछ बेसिक कंडीशन डिस्कस की हैं। ये तमाम कंडीशन आप साउंड के टॉपिक के ऊपर, ये तमाम कंडीशन आप जो है वेव्स की जहां जहां आपके पास कंडीशन अप्लाई हो रही है वहां पे अप्लाई होंगी। सो स्टूडेंट, अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें और अपने फेलो स्टूडेंट के साथ शेयर करें, और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है बर वक्त मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।